हेलो दोस्तों, मैं निर्मला लोहार आज आपके लिए लेके आई हूँ सामाजिक अध्ययन लेवल 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है। यानी जो सामाजिक अध्ययन है उसका शिक्षण करवाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन 1, छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना या उपरोक्त सभी। एकीकृत का मतलब एक साथ ज्ञान देना, व्यवहारिक सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना, उसे अच्छा नागरिक बनाने का ज्ञान भी देना। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि सामाजिक का मतलब ही है कि लगभग समाज में जितने भी चीज़ें होती हैं उन सभी का ज्ञान बच्चे में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन पर बल देता है समन्वित ज्ञान पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर या विशिष्ट अध्ययन पर। यानी जो सामाजिक अध्ययन जो है वो किस पर बल देता है, किस पर बल देता है, वो देता है समन्वित ज्ञान पर। समन्वित का मतलब समान रूप से सभी तरह का ज्ञान, यानी सबको समाहित करते हुए ज्ञान देना ही क्या है, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख ध्येय होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार क्या होता है, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति या फिर उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का आधार कह सकते हैं क्या होता है, संरचना यानी कि निर्माण करना भी होता है, समाज की संस्कृति से जोड़ना भी होता है और आर्थिक उन्नति के लिए भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन है उस विषय का शिक्षण किस कक्षा से होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कक्षा 6 से। क्योंकि आपको पता है कक्षा 5 तक क्या चलता है, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन की बुक चलती, लेकिन कक्षा 6 से कौन सी बुक स्टार्ट हो जाती है, सामाजिक अध्ययन की बुक स्टार्ट हो जाती है। यानी सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण कक्षा 6 से प्रारंभ किया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की परंपरागत शिक्षण पद्धति क्या है। क्या होगी, परंपरागत यानी जो पुरानी शिक्षण विधि है वो कौन सी होगी, वो वाद विवाद, खेल, पाठ्य पुस्तक, ये सभी नवीनतम में आ जाते हैं। आपने सुना होगा पहले गुरुकुल चलते थे, आश्रम चलते थे, उनमें जो गुरु होता था वो व्याख्यान के माध्यम से ही बच्चों को ज्ञान प्राप्त करता था, ज्ञान प्रदान करता था। इसलिए क्या हो जाएगा, प्राचीन व्याख्यान हो जाएगा। ये तो आप भी बता सकते थे, व्याख्यान क्या एक परंपरागत विधि है। सामाजिक की नहीं, वो हर विषय की परंपरागत विधि हो जाएगी। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की आधुनिक शिक्षण पद्धति। अभी परंपरागत यानी पुरानी पूछी गई थी और अब आधुनिक पूछ रहा है। तो आधुनिक में क्या हो जाएगा, वाद विवाद, इकाई, निरीक्षित अध्ययन या उक्त सभी। तो ये सभी क्या चीज़ें बताओ कौन सी हो जाएगी, वाद विवाद, इकाई या निरीक्षण या फिर उक्त। तो इस लगभग ये सभी जो विधियां हैं ये क्या है, आधुनिक विधियां हैं। क्या है ये, आधुनिक विधियां हैं। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की परंपरागत शिक्षण विधि।
बताओ कौन सी होगी? परंपरागत, वाद विवाद, प्रोजेक्ट, इकाई या फिर भाषण? कौन सी हो जाएगी? भाषण। भाषण का मतलब भी वही हो गया, व्याख्यान प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपनों में परिवर्तन करने से होता है। अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और बच्चों के सामने अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसके बदलाव में या बार बार उसमें बदलाव करोगे तो उससे क्या होगा? ध्यानाकर्षण होगा, ध्यान केंद्रीकरण होगा, ध्यान निराचरण होगा या उक्त सभी होगा। तो क्या होगा उससे? कक्षा में अगर आप उद्दीपन चेंज करते हो तो उससे क्या होगा? ये सभी चीज़ें होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ना या पढ़ाना क्या कहलाता है? विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? समग्र, व्यापक, सीमित शिक्षण या समन्वित? समन्वित का मतलब है समान, या कहते हैं ना समावेशी शिक्षा साथ साथ में, तो इसका मतलब हो जाएगा समावेशी शिक्षण, यानी इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 4 में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की उत्तम विधि है। कक्षा 4 में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की उत्तम विधि है। आपको पता है कक्षा 4 में बच्चे की उम्र कितनी होती है? लगभग कितनी होगी? 9 से 10 साल। तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो उसके लिए होगी भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक, वाद विवाद या खेल। तो कौन सी हो जाए? खेल पद्धति, क्योंकि बच्चा खेल खेल में जल्दी सीख पाता है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है। सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कौन सी पद्धति या विधि सबसे अच्छी होगी? भाषण, पाठ्य पुस्तक, उक्त में से कोई नहीं, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से हम सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिक ज्ञान को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी। नेक्स्ट, किस शिक्षण पद्धति से सामाजिक अध्ययन का व्यवस्थित अध्ययन संभव नहीं है? ये एग्ज़ाम में ये एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये नहीं ही हमारे क्वेश्चन अधिकतर बार गलत कर देता है। किस शिक्षण पद्धति से सामाजिक अध्ययन का व्यवस्थित अध्ययन संभव नहीं है? भाषण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, पर्यटन पद्धति, समस्या समाधान पद्धति? कौन सा हो जाएगा इनमें से? 1, भाषण पद्धति। भाषण पद्धति से हम सामाजिक अध्ययन को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, उसे व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया जा सकता। प्रोजेक्ट अच्छी विधि है, समस्या समाधान भी बहुत अच्छी है, पर्यटन पद्धति के द्वारा भी हम बच्चों को सामाजिक अध्ययन अच्छे से करवा सकते हैं, लेकिन भाषण के द्वारा नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा 4 तथा 5 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए पढ़ाएंगे निकट की विषय वस्तु, अमूर्त विषय वस्तु, राष्ट्रीय तत्व या उक्त सभी? तो हम क्या पढ़ाएंगे उनको? निकट की विषय वस्तु पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे कौन सी क्लास का है? 4 to 5, चौथी और 5वीं का बच्चा है, तो उसको हम निकट उसके आसपास की विषय वस्तु से अगर उसे पढ़ाएंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा। अमूर्त विषय वस्तु तो किशोरावस्था में हो जाती है, राष्ट्रीय तत्व भी उसी में हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे उपयोगी है। क्या उपयोगी होगा? शिक्षण स्तर, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य पुस्तक, भाषण। क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? शिक्षण विधियाँ। क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय को अगर हमें प्रभावी ढंग से बनाना है तो उसके लिए शिक्षण विधियाँ अच्छी होनी चाहिए। शिक्षण विधियों के माध्यम से हम सामाजिक अध्ययन को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए शिक्षण तकनीकी की देन है। सामाजिक अध्ययन विषय या शिक्षण के लिए शिक्षण तकनीकी देन है। 1, शिक्षण आव्यूहन, 2, शिक्षण प्रतिमान, 3, शिक्षण नियोजन या उक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताना?
इसका होगा उक्त सभी। शिक्षण तकनीकी आव्यूह भी होता है, प्रतिमान यानी मॉडल भी होता है, नियोजन यानी उसकी पहले से व्यवस्था भी होता है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे, यानी उक्त सभी। नेक्स्ट है, आप कक्षा 7-8 को स्थानीय इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। स्थानीय, कभी कभी शब्दों पे भी गौर ना करना चाहिए। स्थानीय, स्थानीय, इससे आंसर पता चल रहा है स्थानीय भ्रमण। क्या करेंगे हम, स्थानीय भ्रमण करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आप कक्षा के छात्रों को समाज के पास ले जाने के लिए क्या उपाय करेंगे। यानी आप छात्रों को समाज के करीब या समाज में क्या होता है उसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए आप क्या करेंगे। समाज सेवा शिविर का आयोजन करेंगे, किसी बस्ती का भ्रमण करेंगे, किसी कार्यस्थल का भ्रमण करेंगे, या फिर उपयुक्त सभी। ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। हम सवाल जो समाज सेवा शिविर होता है वो भी आयोजित कर सकते हैं, बस्ती का भ्रमण भी करवा सकते हैं, किसी कार्यस्थल का भ्रमण भी करवा कर बच्चों को समाज के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट, छात्र सामाजिक अध्ययन विषय का उपयोगी ढंग से स्वाध्याय कर सके, इसके लिए उपयोगी क्या होगा। अगर छात्र है वो अपने सामाजिक अध्ययन को अच्छे ढंग से स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन कर सके, इसके लिए क्या होगा, पुस्तकालय, अनुदेशनात्मक सामग्री, वाचनालय, श्रवदस्य सामग्री। तो क्या हो जाएगा इसको, अनुदेशनात्मक सामग्री। क्यों, अनुदेशनात्मक सामग्री में जो छात्र होता है वो सक्रिय होता है, और इसमें शिक्षक का जो रोल होता है वो न के बराबर होता है। क्या होता है, न के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है। हमें सामाजिक शिक्षण को व्यवहारिक और रोचक बनाने के लिए क्या, कौन सा उपाय करना चाहिए। तो हमें करना चाहिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, सामाजिक सर्वेक्षण, अध्यापक के समुचित आचरण और उक्त सभी। तो हमें अगर सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान करवाना है तो हमें ये सारी चीज़ें अपनानी होगी। हमें श्रव्य सामग्री का उपयोग भी करना पड़ेगा, सामाजिक सर्वेक्षण भी करना पड़ेगा, अध्यापक जो है उसका समुचित आचरण भी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या हो जाएगा, उक्त सभी। इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः किस स्तर के छात्रों से करवाया जाना चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः किस स्तर के छात्रों से करवाया जाना चाहिए। प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक या फिर सभी से। सामाजिक सर्वेक्षण 1 से 5 का बच्चा नहीं कर पाएगा, पूर्व प्राथमिक बच्चा भी नहीं कर पाएगा, इसलिए कौन से बच्चे से करवाया जाना चाहिए, माध्यमिक बच्चों से करवाया जाना चाहिए। स्थानीय इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 21, स्थानीय इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है भाषण देना, विद्वानों का भाषण कराना, स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और सहायक सामग्री। तो इसका हो जाएगा नंबर 3, स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाना चाहिए। कौन से इतिहास के लिए, स्थानीय इतिहास के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन की परंपरागत शिक्षण पद्धति है। सामाजिक अध्ययन की परंपरागत, कौन सी, परंपरागत यानी जो पुरानी हो, प्राचीन हो। भाषण, प्रोजेक्ट, वाद विवाद, क्रिया पद्धति। तो कौन सी हो जाएगी, जस्ट अभी ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, तो हो जाएगा भाषण पद्धति। कौन सा, भाषण पद्धति। इतिहास शिक्षण की प्रमुख पद्धति है। इतिहास शिक्षण की प्रमुख पद्धति है दंड विधि, क्रिया विधि, स्रोत विधि, अनुशासन विधि। तो आपको पता होगा इतिहास में स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए स्रोत विधि इसके लिए प्रमुख विधि मानी जाएगी। किसके लिए, इतिहास शिक्षण के लिए। कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक तरफा, द्वितरफा, बहुतरफा या स्वच्छंदता पूर्वक।
तो कौन सा होना चाहिए? 4 नंबर, स्वच्छंदता पूर्वक होना चाहिए क्या? कक्षा में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक एसएसटी का अध्यापक है उसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? समसामयिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का। क्या ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, इनका कोई होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा कि उसे समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की शिक्षक की वेशभूषा होनी चाहिए। यानी जो एसएसटी का टीचर होता है उसका पहनावा कैसा होना चाहिए? कोट पैंट, टाई, धोती कुर्ता, स्थानीय समाज के अनुसार या कुर्ता पजामा। कैसा होना चाहिए? स्थानीय समाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्या? एक शिक्षक का पहनावा। और कौन से शिक्षक का? एसएसटी के शिक्षक का। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण के लिए प्रयुक्त विधि है। जो जियोग्राफी टीचिंग है उसके लिए प्रयुक्त विधि क्या होगी? क्षेत्र विधि, ब्लॉक विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो जियोग्राफी के लिए क्या होगा? बताओ क्या होगा? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के माध्यम से हम जियोग्राफी अच्छे से बता सकते हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, 28 नंबर के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य हैं। या कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य प्रमुख होता है? समन्वित ज्ञान प्रदान करना, एक नया विषय बनाना, विषयों की संख्या कम करना, उक्त सभी। तो कौन सा ही होगा इसका? आई थिंक ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो कौन सा होगा? समन्वित ज्ञान प्रदान करना। कौन सा होगा? समन्वित ज्ञान प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान विषय देता है, यानी जो सामाजिक विज्ञान विषय वो क्या देता है? समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवनोपयोगी ज्ञान या फिर उक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? उक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे समन्वित ज्ञान भी मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान होता है और जीवनोपयोगी ज्ञान भी हमें मिल, यानी जीवनोपयोगी में कौन सा कह सकते हो कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी गुण संधि, क्योंकि इससे जीवन उपयोगी ज्ञान भी हमें प्रदान या कह सकते प्राप्त होता है। सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि का प्रयोग किस विषय के शिक्षण के लिए उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि का प्रयोग किस विषय के लिए उपयुक्त है? प्रादेशिक यानी प्रदेश के अकॉर्डिंग। तो कौन सा होगा? भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आर्थिक या इकोनॉमी से संबंधित है, ये हिस्ट्री से है, इसमें सारी पॉलिटिकल आ गई। तो कौन बचा? नंबर 1 यानी कि भूगोल। प्रादेशिक जो विधि है वो भूगोल के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है या उसी के लिए यूज़ होती है। आपके छात्र सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ने में रुचि नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? निदान कार्य, दंड देंगे, शिकायत करेंगे या फिर उपेक्षा करेंगे? तो क्या करेंगे हम? निदान कार्य। वो रुचि क्यों नहीं ले रहा है उस चीज़ का हम पता लगाएंगे, वो होगा निदान कार्य। नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति है। सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति कौन सी है? भ्रमण पद्धति, पैनल चर्चा, समस्या समाधान या उक्त सभी। क्या होगा? आधुनिक पैनल चर्चा। क्या हो जाएगा? पैनल चर्चा आधुनिक पद्धति हो जाएगी। पैनल का मतलब हो परिचर्चा, है ना। सामाजिक विज्ञान में शामिल करते हैं। सामाजिक विज्ञान में किसे शामिल किया जाता है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य व मानव शास्त्र या उक्त सभी। तो किसे शामिल किया जाएगा? उक्त सभी। ये सभी क्या है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम साधन है भाषण, सहायक सामग्री, सामुदायिक साधन या उक्त सभी। तो हमें सामाजिक ज्ञान प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा अपनाना चाहिए? सामुदायिक साधन, क्योंकि भाषण कोई साधन नहीं होता है
और सहायक सामग्री से भी हम सामाजिक ज्ञान को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। समुदाय से रिलेटेड जो साधन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सामाजिक ज्ञान अच्छे से प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन से गुण होने चाहिए? आंतरिक, बाह्य, या फिर दोनों, या केवल वन ना, इसका मतलब केवल वन। तो क्या होगा? आंतरिक होने चाहिए, बाह्य होने चाहिए, या दोनों होने चाहिए, या फिर इनमें से ओनली वन होना चाहिए। तो कौन सा होगा? 1 और 2। आंतरिक और बाह्य दोनों का होना ज़रूरी है। गुण, दोनों तरह के गुण होना ज़रूरी है। सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी क्या होगा? श्रव साधन, दृश्य साधन, श्रवदृश्य साधन, या सामुदायिक साधन? क्या होगा इसके लिए? व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या हो जाएगा? जस्ट अभी ऊपर भी बताया था, सामुदायिक ज्ञान जो साधन है उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहारिक ज्ञान अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को पढ़ाना चाहिए सामूहिक रूप से, व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार, अवसर के अनुसार, या पाठ्यक्रमानुसार? किसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए? तो किसको अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे? व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार, क्योंकि क्लास में हर बच्चा एक सा नहीं होता, हर बच्चे में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो पर्यटन है उसका सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, पर्यटन मनोरंजक होता है, छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है, सुविधाजनक होता है। तो क्या होगा? क्योंकि पर्यटन में क्या होता है, बच्चा हर चीज़ अपने आँखों से देखता है या फिर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है, इसलिए वो उसका जो प्रत्यक्ष देखा हुआ है वो क्या हो जाता है? स्थायी। इसलिए बालक को स्थायी अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह होगा आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति क्यों होगा? आवृत्ति का मतलब बार बार। अगर हमें कोई अर्जित ज्ञान अगर स्थायी बनाना है तो हमें क्या करने पड़ेगा? उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि वो हमें स्थायी हो जाए। छात्रों में आशु रचित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है। प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, क्या भाषण व प्रदर्शन विधि? आशु रचित यानी स्वयं के उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए समस्या समाधान विधि ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे के समक्ष से कोई समस्या रखेंगे तो वो उसकी कह सकते हैं उसके समाधान में कई साधन अपनाता है, कहीं अपने चिंतन मनन के अकॉर्डिंग वो समस्या का समाधान करता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है विषय का ज्ञान होना, शिक्षण पद्धति का ज्ञाता होना, सहायक सामग्री का उपयोग करना, या सामाजिक सक्रियता होना। तो क्या हो जाएगा इसका? सामाजिक सक्रियता, क्योंकि एक शिक्षक को खुद सामाजिक जो समाज है उसमें सक्रिय होना आवश्यक है, तभी वह बच्चे को अच्छे से समाज के बारे में बता सकता है। बालक में सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेलकूद। बालक में सर्वांगीण विकास करना है हमें, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? तो वो होगा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं भी करवानी चाहिए,
यानी कि पढ़ाने के साथ साथ हमें सहगामी क्रियाएं भी करवानी चाहिए, जिससे कि बच्चे में सर्वांगीण विकास का आसार हो। 43 विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना या समूह चर्चा का आयोजन करवाना। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, रीजनिंग, है ना, विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें समूह चर्चा का आयोजन करवाना चाहिए, जिससे बच्चे आपस में ही तर्क वितर्क करेंगे। नेक्स्ट, स्कूल में भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है या उपयोगी विधि है? प्रश्नावली, प्रयोगात्मक, सर्वेक्षण विधि या केस स्टडी? तो कौन सी हो जाएगी? केस स्टडी। केस स्टडी का वो विधि होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का, किसी व्यक्ति का पूरा अध्ययन कर सकते हैं कि वह अपने जीवन में कैसा है, क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग। इसलिए हमें जो बच्चा भागता है उसके केस स्टडी के अकॉर्डिंग पता करना चाहिए कि वो क्यों भागता है। नेक्स्ट, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? वातावरण, आनुवंशिकता, जाति भेद या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? वातावरण, क्योंकि वातावरण के अकॉर्डिंग ही बच्चे में सामाजिक विकास अच्छे से होता है। कक्षा में अलग थलग बैठने वाले विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे? उसे जिम्मेदारी का कार्य सौंपेंगे, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे, उसे आगे बिठाएंगे, कक्षा में उससे प्रश्न पूछेंगे। यानी जो बच्चा है अलग थलग बैठता है उसके लिए आप क्या करेंगे? उसे सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने कहेंगे, क्योंकि सामूहिक गतिविधियों में भाग लेगा वो, तो उसमें क्या होगा? जिज्ञासा प्रवृत्ति जागृत होगी और उसके अंदर जो झिझक है वो भी दूर होगा। कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यह विभेद कहलाता है, यानी कि यह अंतर क्या कहलाता है? भावात्मक भेद, व्यवहारिक भेद, सीखने का भेद या मूल प्रवृत्ति का भेद? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूल प्रवृत्ति, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर बालक में मूल प्रवृत्तियाँ अलग अलग पाई जाती हैं। यदि बालक किए जाने वाले प्रयोग अथवा समस्या समाधान में आई त्रुटि का स्वयं पता लगा लेता है, तो यह व्यवहार निम्नांकित में से संबंधित होगा। यानी कि यदि बालक किए जाने वाले प्रयोग या फिर कोई समस्या है, उस त्रुटि का स्वयं खुद ही पता लगाएगा, तो उसके लिए वो किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक या फिर इनमें से कोई? भावात्मक तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाव की बात है नहीं। मनोगत्यात्मक भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ज्ञानात्मक, क्योंकि वो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग ही समस्या या फिर किसी प्रयोग का पता लगाता है। नेक्स्ट, छात्र सबसे अच्छी सीखता है, छात्र सबसे अच्छा सीखता है सुनकर, पढ़कर, स्वयं करके या उक्त सभी? तो सबसे अच्छा किससे करेगा? वो स्वयं करेगा, यानी कि जब वो स्वयं क्रियाशील होगा वो तभी सबसे अच्छे सीख पाएगा। नेक्स्ट, साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालक की किन मानसिक क्रियाओं को बल प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्रियाओं के द्वारा साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालक की किन मानसिक क्रियाओं को बल प्रदान किया जाता है? तो किसको किया जाएगा? स्मरण, स्पष्ट चिंतन, तर्क या फिर उक्त सभी? तो किसे किया जाएगा? उक्त सभी। साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालक की स्मरण यानी कि याद करने की, स्पष्ट चिंतन, तर्क वितर्क करने की, सभी पर बल प्रदान किया जाएगा। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होती है प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि या समाज मिति विधि? एक समूह है, मान लो किसी बच्चे का समूह है, तो हमें उसका अध्ययन करना है,
तो उसके लिए समाज नीति विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता किस विधि से की जाती है? आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता किस विधि से की जाती है? उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि? किसके अकॉर्डिंग हम आचरण में जो जटिलताएं पाई जाती हैं उनको दूर कर सकते हैं? तो किस विधि से कर सकते हैं? उपचारात्मक विधि, यानी हम उस चीज़ का उपचार कर सकते हैं। पहले हम निदान करेंगे यानी पता लगाएंगे और उसके बाद उसका हम उपचार करेंगे, तो वो हो जाएगी उपचारात्मक विधि। वह विधि 53 है, वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। निरीक्षण विधि, संकेंद्रीय विधि, क्रियात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। निरीक्षण विधि हो जाएगा क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखकर उसका निरीक्षण कर सकते हैं, तो निरीक्षण विधि होगा। क्रियात्मक विधि में तो क्रिया करके, तुलनात्मक में किसी 2 से 3 चीज़ों में तुलना करके हम अध्ययन करते हैं। शिक्षा का लक्ष्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को भावी जीवन हेतु तैयार करना, छात्रों में ज्ञान व मानसिक विकास करना, ज्ञान का मानसिक और शारीरिक विकास करना या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? शिक्षा का लक्ष्य होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो, उन्हें भावी जीवन हेतु तैयार भी किया जाए, उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी हो, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, यानी कि 1953 में जो पाठ्यक्रम आया था उसका सिद्धांत क्या था? ये क्या सिद्धांत थे उसके? तो क्या थे उसके? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, भावी जीवन हेतु तैयार करना, छात्रों में ज्ञान का मानसिक व शारीरिक विकास करना या उक्त सभी। तो पाठ्यक्रम के लिए बोला इसने, पाठ्यक्रम के सिद्धांत, तो इसके लिए हो जाएगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत या उक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी प्रस्तावित पाठ्यक्रम का सिद्धांत है, तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अनुभव की संपूर्णता होनी चाहिए, सामुदायिक जीवन से संबंध स्थापित करना, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत आदि सभी। नेक्स्ट, बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता वह कहलाता है सृजनात्मकता, मंदबुद्धिता, असमानता, पिछड़ापन। निर्माण से पता चल रहा है सृजनात्मकता, यानी कि बालक वह गुण जिसमें बालक का सृजनात्मक वाला वह गुण है जिसमें हम किसी नवीन वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो होगा सृजनात्मकता। सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल, सरल से कठिन, कठिन या फिर कठिन से सरल। यानी सीखने के लिए जो सामग्री होता है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन। पहले सरल आता है, फिर धीरे 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 कठिनता की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट, बालक का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह मत किस आयोग का है? भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किसका है? मोदालियर आयोग, सैंडलर आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या फिर कोठारी शिक्षा आयोग। तो ये कहा था कोठारी शिक्षा आयोग ने कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। किसने कहा था? कोठारी शिक्षा आयोग ने। परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करने में सहायता कर कर या समाज की संस्कृति ढालकर। बालक की शिक्षा को परिवार कैसे प्रभावित करेगा? उसमें
समाज की अच्छी संस्कृति पैदा करके या फिर उसमें समाज की संस्कृति के अच्छे गुण डाल करके। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो अनुशासन प्रिय है, वह जो विषय को अच्छी प्रकार जानता है, वह जिसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। यानी किसकी संभावना कम रहेगी तो किसकी रहेगी? नॉर्मल है कि वो जो पढ़ने में रुचि नहीं लेगा वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना वह होगी जिसमें वह पढ़ने में रुचि नहीं ले। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आप अपनी रुचि के अनुरूप अन्य कार्यभार लेना पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, मजबूरी समझेंगे या कष्टप्रद समझेंगे? आप शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आप अपनी रुचि के अनुरूप अन्य कार्यभार संभालना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे जिम्मेदारी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, राष्ट्र शिक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि वे पूर्वाग्रह रहित एवं पक्षपात रहित होकर समर्पित ढंग से बालकों का बहुमुखी विकास करें। ट्यूशन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने का प्रलोभन ना दें। आगे हैं 3rd नंबर, छात्रों को ट्यूशन के लिए मजबूर एवं प्रेरित ना करें। अपने शिक्षण कार्य को पूरी पवित्रता से संपन्न करें। तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर, कि राष्ट्र शिक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि पूर्वाग्रह रहित एवं पक्षपात रहित ढंग से समर्पित ढंग से बालकों का बहुमुखी विकास करें। क्या चाहता है राष्ट्र? के बालकों का बहुमुखी विकास हो। बहुमुखी यानी कि हर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास में श्रेष्ठतम सिद्ध होगा? प्रजातांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करता, निरंकुश तंत्र का अनुसरण करता, स्वच्छंद एवं शिथिलता का अनुयायी या प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप छात्रों के सर्वहितों का ध्यान रखने वाला? तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 4, प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप छात्रों के सर्वहितों का ध्यान रखने वाला शिक्षक ही अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास में सही सिद्ध होता है या श्रेष्ठतम सिद्ध होता है। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, अनुशासित रहते हैं, मन लगाकर सुनते हैं या फिर अध्यापक का जो व्याख्यान होता है उसे चुपचाप नोट करते रहते हैं। तो कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब बालक या छात्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को ज्ञान देना, बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बालकों को नौकरी के योग्य बनाना, बालकों को अनुशासित बनाना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। बालकों की अंतर्निहित यानी बालकों में आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि वृद्धि होगी, बेरोजगारी में कमी होगी, समय और धन का सदुपयोग होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो क्या होगा इससे? यदि हम शिक्षा को व्यवसाय के उन्मुखी बनाएं तो क्या होगा? छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। क्या होगा? छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। आपकी नज़र में वह अच्छा छात्र है जो, क्वेश्चन नंबर 68 है, आपकी नज़र में वह अच्छा छात्र है जो स्वस्थ हो, क्रियाशील हो, आज्ञाकारी हो या फिर शांत हो। तो क्या हो जाएगा? आपकी नज़र में वह छात्र हो अच्छा होता है जो क्रियाशील होता है, एक्टिव रहता है, वह छात्र सबसे अच्छा होता है। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है अभिभावक से, समाज सुधारक से, माली से या राष्ट्रनायक से। किससे उपमा दी जाएगी? राष्ट्रनायक से। किससे दी जाएगी? राष्ट्रनायक
नायक से। नेक्स्ट, वैदिक युगीन शिक्षक को ब्रह्मा के समकक्ष माना जाता था। इसका प्रमुख कारण यह है कि वैदिक युगीन शिक्षक को ब्रह्मा के समकक्ष माना जाता था। इसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न था। शिक्षक को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रश्रय प्रदान किया जाता था। शिक्षक स्वयं राज्य निर्माता के हक से कार्य करता था। शिक्षक सामाजिक संगठन की धुरी था। तो ब्रह्मा के समकक्ष क्यों माना जाता था? क्योंकि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न रहता था, यानी जुड़ा हुआ रहता था। किसमें? राष्ट्र के हितों के कार्यों में। नेक्स्ट है, ऐसा कहा जाता है कि प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को क्रमिक ढंग से अपने विचार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। इसका कारण है कि इससे छात्रों को अनुकरण करने तथा उन बातों के अनुरूप स्वयं को ढालने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इससे छात्र भी माइक में पर भाषण देने की कला पारंगत करेंगे। छात्रों को प्रातःकाल आचरण संबंधी कुछ बातें सीखने को प्राप्त हो सकेगी। शिक्षकों को बड़े समुदाय के सम्मुख बोलना आ जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? इसका होगा नंबर 1। इससे छात्रों को अनुकरण करने तथा उन बातों के अनुरूप स्वयं को ढालने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट है 72। छात्रों के आसपास स्वच्छता। विद्यालय के आसपास स्वच्छता के लिए आप क्या करेंगे? 72। विद्यालय के आसपास स्वच्छता के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को स्वच्छता पर भाषण देंगे। विद्यार्थियों के साथ स्वयं स्वच्छता के कार्यों में संलग्न रहेंगे। विद्यार्थी स्वच्छता कार्य करवाएंगे। तुरंत नगर पालिका को सूचित करेंगे। तो क्या करेंगे आप स्वयं बच्चों के साथ स्वच्छता के कार्य करवाएंगे। क्या करेंगे? खुद भी काम करवाएंगे। बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है अच्छी पुस्तकों की, समर्पित शिक्षक की, उत्तम क्रीड़ा स्थल की या भव्य विद्यालय की। तो किसकी होगी? समर्पित शिक्षक की। जो शिक्षक अपने आप को समर्पित कर देता है वहाँ बालक के विकास, बालक के उन्नयन में सर्वाधिक गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें, जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराएं, जगह जगह जन चेतना पर व्याख्यान दें या फिर जनमानस से बिल्कुल विमुख रहें। जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें। शिक्षक सक्रिय रहेगा तो शिक्षक अगर सक्रिय रहेगा तो बालक भी सक्रिय रहेगा। क्यों? क्योंकि बालक शिक्षक का अनुकरण करता है। राष्ट्रीय निर्माण का सर्वाधिक प्रभावी अभिकरण है। राष्ट्रीय निर्माण का सर्वाधिक प्रभावी अभिकरण होगा राजनेता, उनकी राष्ट्रीय नीतियाँ, शिक्षा एवं उनका उच्च व्यक्तित्व, माता पिता एवं गृह विद्यालय के मूल्य या फिर जनसंचार माध्यम में नवीन ज्ञान का विस्फोट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नंबर 2। क्या होगा? नंबर 2 राष्ट्रीय निर्माण का सर्वाधिक प्रभावी अभिकरण है शिक्षक एवं उनका उच्च व्यक्तित्व। क्या होगा? शिक्षक और उनका उच्च व्यक्तित्व। 76 क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का निरंतर गिरता हुआ स्तर निम्नलिखित तथ्यों का द्योतक है। आधुनिक शिक्षा का निरंतर जो गिरता हुआ स्तर है वो किसका द्योतक है? छात्रों में उचित सजगता का अभाव, क्योंकि शिक्षा पात्र जीविकोपार्जन लक्ष्य में सीमित हो गई है।
निम्न आर्थिक स्तर के संरक्षकों में शिक्षा के प्रति शैथिल्यपूर्ण दृष्टिकोण होना, शिक्षकों की घटती जवाबदेही एवं शिक्षण कार्य में अरुचि होना, या फिर प्राथमिक शिक्षा की दुखद स्थिति होना। क्या हो जाएगा इसमें? 76 में 1, छात्रों में उचित सजगता है उसका अभाव होने की वजह से शिक्षा पात्र ओनली जीविकोपार्जन लक्ष्य तक ही सीमित हो गई हैं। ओनली जो छात्र है वो शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहता है? अपने जीविकोपार्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। छात्रों बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालय पर आ पड़ा है, क्योंकि माता पिता का व्यवसायरत होना, यानी माता पिता का बिजी होना, सीमित परिवार का होना, एकांकी रहने की प्रवृत्ति होना। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा एकाकी रहने की प्रवृत्ति की वजह से बालकों में सामाजिक गुणों के विकास का भार विद्यालय के ऊपर आ गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपके छात्र किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी होकर लौटे हैं तथा आपसे पढ़ने की अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अनिच्छा यानी कि उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा को जबरन पढ़ाएंगे तथा उनकी प्रार्थना अनसुनी कर देंगे। आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजन ढंग से बांटेंगे। आप उन्हें विजयोल्लास के बाद धन देंगे। आप उनके उत्साह में सहभागी रहेंगे या सहभागिता करेंगे। तो क्या करेंगे आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजन ढंग से बांटेंगे। क्या करेंगे? आप भी उनकी खुशी में शामिल होंगे। ओके, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, क्योंकि लेवल 1 और 2 में शिक्षण विधि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।